Okay, guys, welcome to lecture 21. In previous lecture, we started NMR spectroscopy and we have gone through some basic principles. In this lecture, we will discuss very important topic of NMR, which is called the chemical shift. So just to give you a startup, chemical shift is the same thing as we a similar thing are analogous to the IR peak in IR spectroscopy. So like the position of different vibrational band in IR spectroscopy, we will have a different position of signals from protons from your molecule in NMR spectroscopy, and those positions are called chemical shift. Okay. All right. All right. So last time we stopped here when we were discussing the Larmor frequency. So Larmor frequency का recap मैं ये करना चाहता हूँ, ये previous lecture से slide है कि after your molecule is in magnetic environment, then magnetic moment, this arrow, this nice arrow, that start precision in a circular path. What does that mean? कि ये जो इसकी टिप है, टिप of the arrowhead, that move in a circular path in around the static applied magnetic field. ये अगर आप dotted arrow देखें, that is the direction of applied magnetic field, और ये जो arrow move कर रहा है, ये आपका टाइनी मैग्नेट है जो प्रोटॉन न्यूक्लियस की वजह से है। अब जब ये अप्लाइड फील्ड करते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो टिप है, ये सर्कुलर पाथ में उसके अराउंड में घूमना शुरू कर देती है। और अगर आप फोकस करें इस स्फेरिकल बॉल पे, विच इज स्पिनिंग न्यूक्लियस, ये क्या कर रहा है? इट इज वॉबलिंग एट दिस प्लेस। ओके, इस वॉबलिंग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, या ये जो सर्कुलर मूवमेंट है इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। इसको ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका फार्मूला आइडेंटिकल है जो हमने प्रीवियस फार्मूले फाइंड आउट किए हैं। तो इसमें लार्मर फ्रीक्वेंसी दिस ओमेगा नॉट is equal to gamma, which is gyromagnetic ratio over 2 pi dot b naught. अच्छा, अब इसमें ये बता रहा है कि it is directly proportional to b naught. इसका मतलब ये कि अगर आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो इट विल मूव फास्टर। तो अभी से आपने एक विजुलाइज करना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है इस प्रोटॉन के ऊपर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। ये जो प्रीसेस कर रहा है या जो ये सर्कुलेट कर रहा है, ये लो होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कम है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ा देते हैं किसी भी वजह से, किसी भी फैक्टर से, तो ये प्रीसिशनल भी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यस सर। ऑलराइट, अब आपने इस चीज को आगे इंटरप्रेट करना है। वो ये कि आपका जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसे चार्ज्ड पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है या एक इस तरह की मोशन शो कर रहा है जो रिपीटेडली एक वेव की फॉर्म में है, यानी वो कम ज़्यादा होती है और एक ही जगह पे
वो ऑसिलेट कर रहा है, तो इट इज लाइक ए चार्ज्ड पार्टिकल विच इज ऑसिलेटिंग एट इन स्पेस। सो व्हेन चार्ज ऑसिलेट, उस वक्त क्या होता है, अगर एक चार्ज है, अगर वो ऑसिलेट करता है, व्हाट विल हैपन? एनीवन फ्रॉम फिजिक्स, फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री और फ्रॉम फिजिक्स? सर दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन स्टेट करेंगे आप? ये देखें ना, आपका न्यूक्लियस है, ये एक ही जगह पे वॉबल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है, वो एक ही जगह पे वॉबल कर रहा है, तो उसकी वॉबलिंग से आप क्या क्या चीज प्रोड्यूस होगी जब एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है? सर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑसिलेट कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि ऑसिलेट करेगा, और उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सर यस, सर नो आइडिया। नो आइडिया। देखें, दोबारा सीखते हैं हम। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो आपके प्रोटॉन की वजह से, ये या आपके न्यूक्लियस की वजह से, अब ये एक ही जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसे ऊपर नीचे इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर आप इसको देखें तो इट इज मूविंग इन अ वेव। जब ये ऑसिलेट करेगा तो इट विल जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, इस ये जो ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी फ्रीक्वेंसी इज सेम एज द लार्मर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से आपका मैग्नेट वॉबल कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करेगा। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्लो ऑसिलेट कर रहा है, जिसका आप कह सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड, सॉरी, उसका जो वेवलेंथ है वो बिगर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से जनरेट होगा वो भी बिगर वेवलेंथ के साथ होगा। और अगर वो ऑसिलेट फास्टर कर रहा है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा होगा वो भी उसी फ्रीक्वेंसी में होगा। तो बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है दैट इज सेम एज द लार्मर फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक आप मेरे साथ आ गए? यस सर। गुड। ओके, अब हमने ये चीज़ें हमने नोट कर ली कि लार्मर फ्रीक्वेंसी आई क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और लार्मर फ्रीक्वेंसी से उसके अंदर एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। तो अगर आप उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडिएट कर दें किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी से, तो उससे एक फिनोमिना जनरेट होता है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। लेट अस री एम्फेसाइज दिस की पॉइंट। की पॉइंट इसका क्या है कि जो स्पिन है न्यूक्लियस का और उसके साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट को याद रखें कि म्यू से इंडिकेट करते हैं और इसको आमतौर पे एरो से इंडिकेट किया जाता है। तो ये इसका जो है वो सिंबल है और ये इस तरीके से उसको लिखा जाता है एरो की फॉर्म में। सो ये कांस्टेंट है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट वेदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट और नॉट। लेकिन जो लार्मर फ्रीक्वेंसी, ये जो टिप की मूवमेंट है, ये टिप की मूवमेंट उसी वक्त आएगी जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ओके, अब अगर मैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें हटा दूं तो आपका मैग्नेट जो है ना, इसमें स्पिन तो रहेगी और इसके साथ उसका जो है मैग्नेटिक मूवमेंट भी रहेगा, बट उसकी जो टिप है वो सर्कुलर पाथ पे नहीं चलेगी।
जब सर्कुलर पाथ पे भी नहीं चलेगी तो इसमें ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा नहीं होगा. सो दैट इज द कंडीशन in which this proton is placed. ओके, यहाँ एक एग्जांपल है कि जब आपके पास व्हाट इज द प्रीसिशनल फ्रीक्वेंसी या वॉबलिंग फ्रीक्वेंसी, इसको अगर आप ज़्यादा इजी कॉमन लैंग्वेज में देख सुनना चाहते हैं तो इससे वॉबलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्रोटॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट 7.05 टेस्ला, और इसमें आपके पास जो गायरोमैग्नेटिक रेशो वो दी हुई है. तो प्रीसिशनल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है. तो आपने इस फार्मूले में गैमा की वैल्यू आपने एंटर करनी है 267.53 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ रेडियन पर टेस्ला. अच्छा, ये आपके नेक्स्ट क्विज की जो है ना वो प्रैक्टिस है, तो इसलिए इसको साथ साथ आपने करते रहना है. इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई की, डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई विच इज़ 3.1415, और इसको हम रेडियन से मेजर करते हैं. तो ये रेडियन इस रेडियन से कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला में विच इज़ 7.05 टेस्ला. अब टेस्ला से अगर टेस्ला कैंसिल हो जाएगा तो आपका यूनिट पर सेकंड रह जाएगा विच इज़ 300. या सो दैट इज ए आंसर हियर. सो 300188842 पर सेकंड, और पर सेकंड जो होता है ना 1/sec, इसको हम हर्ट्ज भी कहते हैं. तो आप इसको हर्ट्ज में लिख सकते हैं, ये यानी इसको इतने हर्ट्ज है. और इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में लिखना चाहते हैं तो आप इसके मेगा यूनिट यूज़ करें. मेगा के लिए आपको 6 यूनिट, अभी डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है, 2 के बाद है डेसिमल, इसको आप 6 यूनिट आप इस साइड पे मूव करें, लेफ्ट साइड पे. सो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4, 5 एंड 6 प्लेस रखेंगे. तो आप जब डेसिमल को यहाँ से मूव करेंगे तो बेसिकली आपने 1 मिलियन वैल्यू में चेंज की है. 1 2 3 4 5 6, तो 1 मिलियन टाइम चेंज की है. तो उस मिलियन को हम M, कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं. सो जो ओवरऑल इसका जो प्रीसिशनल फ्रीक्वेंसी है वो 300 मेगाहर्ट्ज पे होती है. तो आपको पता है कि नॉर्मली जो मेगाहर्ट्ज होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है. अगर आप रेडियो ऑन करें अपनी कार पे तो वो 106 पे, फॉर एग्जांपल अगर आप 106.2 मेगाहर्ट्ज पे ऑन करें तो आपको बड़े नाइस गाने, सॉन्ग जो है ना उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के उसके ऊपर चल रहे होते हैं. तो दिस मेगाहर्ट्ज इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी. तो 300 मेगाहर्ट्ज अगर आप इस प्रोटॉन को दे देंगे तो दैट विल अब्जॉर्ब इट. और इसकी अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ दिस प्रोटॉन अब्जॉर्ब 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी? आपको बता सकता है क्या होगा? सर इसकी रोटेशन तेज हो जाएगी, वॉबलिंग तेज हो जाएगी. वेरी गुड. इसका यानी थोड़ा सा आप रीकैप करें कि आपको पता है कि इसकी 2 स्पिन स्टेट है. इस वक्त ये लोअर स्पिन स्टेट पे अगर फॉर एग्जांपल चल रहा है तो अगर आप इसको एनर्जी देंगे, और एनर्जी ये है जो 300 मेगाहर्ट्ज जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से आ रही है, अगर आप इसको देंगे तो ये इसको अब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, नेक्स्ट हायर स्पिन स्टेट. और नेक्स्ट हायर स्पिन स्टेट मैंने कहा था कि दैट विल बी अपोजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप पहले दिन के लेक्चर सुने तो एक स्पिन स्टेट ये है कि वो अलाइन पैरेलल होती है, दूसरी स्पिन स्टेट ये है कि इट विल बी अलाइन एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल हाई एनर्जी स्टेट है. तो आपने इतनी फ्रीक्वेंसी देंगे तो ये फ्लिप कर जाएगा. और इस फ्लिप का मतलब ये है कि इसकी अब जो एरो है दैट विल बी पॉइंटिंग डाउन, इट विल बी अपोजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. So that is basically what happen when we do NMR. Question?
चलें, नो क्वेश्चन, वी कैन स्टार्ट हियर। सो वॉबलिंग फ्रीक्वेंसी, अभी यहाँ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रेजोनेंस। जो आपने एनएमआर में एक टर्म यूज करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कहाँ से आई है? तो रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डेवलप करना है। वो ये कि वॉबलिंग जो न्यूक्लियस है दैट विल जनरेट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने पिछली स्लाइड में अच्छे तरीके से समझ लिया है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द लार्मर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। यानी इस स्टेज पे जो फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट इज सेम एज द जो उसको लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, अब ये देखें कि आपका जो मैग्नेट है, जो टाइनी मैग्नेट है, जो न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। हम एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज हाइड्रोजन न्यूक्लियस, और इसको जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रखा हुआ है तो इसका ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू, दैट हैज स्टार्टेड सर्कुलेटिंग और वॉबलिंग with the certain frequency. Let's say कि ये frequency 60 मेगाहर्ट्ज है। जैसे पिछली एग्जांपल में हमने कैलकुलेट किया था कि that is 300 मेगाहर्ट्ज। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका जो मैग्नेट है वो किस टेस्ला या गॉस का है। इसके दो यूनिट हैं, बेटर ये है कि आप टेस्ला यूनिट यूज़ करें। तो जितना आप ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेंगे उस हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी वेरी हो जाती है। तो अब इस वॉबलिंग फ्रीक्वेंसी से जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है तो उससे एक आप जो है वो एक फिनोमिना जनरेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी आप 60 मेगाहर्ट्ज की है, वो अगर आप इस प्रोटॉन को देंगे इट विल अंडरगो अब्जॉर्प्शन, और अब्जॉर्प्शन के बाद उसका स्पिन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, इट विल गो टू दी नेक्स्ट हायर स्पिन स्टेट। तो ये फिनोमिना जो है ना इसको रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस की क्या डेफिनेशन है? मैचिंग ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? व्हेन प्रोटॉन वॉबल। और प्रोटॉन वॉबल कब करता है? व्हेन यू अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो इस मैचिंग के बाद आपका प्रोटॉन इस रेडियो वेव को अब्जॉर्ब कर लेता है और इस प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं। तो अब अगर रेजोनेंस की डेफिनेशन पूछूं तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट वेरी वेल, starting from the application of magnetic field, generation of mu, and circulation the Larmor frequency, और फिर मैचिंग फ्रीक्वेंसी आप रेडियो फ्रीक्वेंसी से लेते हैं। तो आप ये देखें 3-4 चीज़ें हैं। एक आपका सैंपल है, दिस इज़ योर सैंपल जिसके अंदर ये प्रोटॉन है। एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका एनएमआर है जिसको हम टिपिकल एनएमआर कहते हैं। अगर आप वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाके देखें तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके अंदर आप रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करके तो इनको फ्लिप कराता है, और फ्लिप करने के बाद आपको सिग्नल मिलता है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि एक सैंपल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे अगर मॉलिक्यूल है आपका CH3 CH2 OH, आप इसके अंदर देखिए 6 हाइड्रोजन है, देयर आर 6 हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन ये है कि डू ऑल हाइड्रोजन्स ऑफ एथेनॉल हैव द सेम लार्मर फ्रीक्वेंसी? अगर उनकी सबकी सेम फ्रीक्वेंसी है तो दे विल अब्सॉर्ब एट द सेम एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस। अगर सेम एनर्जी पे होता है तो फिर क्या फायदा हुआ? फिर तो वो सारे एक ही पीक देंगे। तो इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट दिस केस। लार्मर फ्रीक्वेंसीज जो हर मसला ये एथनॉल है तो इसमें हर हाइड्रोजन की जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है दैट इज नॉट सेम, इट इज बेयरली आइडेंटिकल, दैट इज ऑलवेज डिफरेंट। व्हाई इट इज डिफरेंट उसको मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। सो फॉर एग्जांपल एथेनॉल के अंदर
जो हमारे पास 3 हाइड्रोजन जो मेथल के साथ लगे हुए हैं, इनकी केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसी है, और जो CH2 के लगे हुए हैं, इनकी केमिकल इन्वायरमेंट आपस में सेम है, बट दिस इज डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट देन मेथल, क्योंकि अब यहाँ ऑक्सीजन इनके करीब है, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ डिस्टेंस पे है। ये हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के ऊपर बैठा हुआ है। सो ऑल हाइड्रोजन आर इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट। और केमिकल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि दे विल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हर प्रोटॉन के अराउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या इशू हुआ यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मसला ये है कि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है। अगर आप कहें कि आपका जो कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ इसके दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन भी स्पिन कर रहे हैं। यू नो दैट दे आर ऑलवेज स्पिनिंग। इस स्पिन की वजह से ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बी प्राइम कहते हैं, यानी द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बी नॉट। अब आपके पास 3 मैग्नेटिक फील्ड हो गए यहाँ पे। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने म्यू से इंडिकेट किया हुआ है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड है जो आपके बी प्राइम से इंडिकेट किया हुआ है। अच्छा, अब हर हाइड्रोजन की, अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन का है, ये याद रखें, इट विल ऑलवेज अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। जब ये अपोज करेगी, इट विल बी लाइक कि दैट इज शील्डिंग ए न्यूक्लियस फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जिस प्रोटॉन में, जिस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, उसकी शील्डिंग कम है और वो तकरीबन बेयर है, और जिस हाइड्रोजन की शील्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर ज़्यादा होगी तो वो अपोज भी ज़्यादा करेगा अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और उसकी वजह से ये प्रोटॉन तकरीबन ज़्यादा शील्डेड होगा। ओके, जब ये शील्डेड होगा तो इट इज़ लाइक इट इज़ सब्ट्रैक्टिंग दी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू। अगर सपोज करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो 0.5 टेस्ला इसको अपोज कर रही है, तो इस हाइड्रोजन पे कितनी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड होगा? वो तकरीबन 1.5 टेस्ला रह जाएगा। अच्छा, अब इस हाइड्रोजन को देखें, इसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बहुत वीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसका मतलब ये है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड है, वो वीकली इसको शील्ड कर रहा है, और अब कह देते हैं कि वो सिर्फ 0.1 टेस्ला जो है ना इसको शील्ड कर रहा है। तो इस हाइड्रोजन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 2 में से 1.9। तो दैट मीन कि हर प्रोटॉन पे डिफरेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फील होगा। यहां तक आप मेरे साथ हैं? Yes, sir. ओके, अब आपको मैंने फाइनल वहां पे ले जाना है। वो ये कि जब हर जगह हर प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल है, तो इनकी लार्मर फ्रीक्वेंसी का क्या बनेगा? दैट विल आल्सो बी डिफरेंट। क्योंकि जब ये वॉबल क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक है, दे विल वॉबल वीकली। इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल है तो दे विल वॉबल पावरफुली। अब आपने ये यहाँ से असेस करना है कि जिन इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन शील्डेड इन्वायरमेंट में है, उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड फील होता है दैट इज वीकर, एंड दे हैव ए लोअर लार्मर फ्रीक्वेंसी, और लोअर लार्मर फ्रीक्वेंसी की वजह से उन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो भी
थोड़ा सा वीक एनर्जी का होगा, और जिन प्रोटॉन पे, जिन हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वहाँ पे ये शील्डिंग कम है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पावरफुली वहाँ पे फील हो रहा होगा, इसलिए उनकी वॉबलिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और उसकी वजह से उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे पैदा होगा दैट विल आल्सो बी स्ट्रॉन्गर। अब हम यहाँ तक आ गए कि जो, लेट मी क्लीन दिस स्लाइड लिटिल बिट। मैंने जो डिफरेंट हाइड्रोजन हैं उनको डिफरेंट लेवल पे उनकी ये जो वॉबलिंग प्रोटॉन शो किए हुए हैं। जो रेड वाला हाइड्रोजन है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इट हैज पुल ऑल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इटसेल्फ, और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। यानी आप कह लें कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ब्लैंकेट है तो वो ऑक्सीजन ने सारा अपनी तरफ खींच लिया। अब ये हाइड्रोजन जो है दैट इज बेयर, इट इज ए नेकेड, और इसके ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड फुल्ली अप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन इट विल बी प्रोसेसिंग विद ए हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दैट इज फास्टेस्ट। दिस, ये जो रेड वाला है इसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट है। लेट अस शो इट विद दिस फ्रीक्वेंसी। अब जो ब्लू वाला है ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इट इज क्लोज टू ऑक्सीजन, तो अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी इस साइड पे ऑक्सीजन की तरफ मूव हुई है, बट ये इतनी मूव नहीं हुई, लिहाजा इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट एज नेकेड एज दिस हाइड्रोजन। तो इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ा सा कम फील हो रहा है बिकॉज दे आर शील्डेड। ओके, ये नेकेड था और यहाँ थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसकी जो वॉबलिंग है दैट विल बी लिटिल बिट लेस, और उसका मतलब यह है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो थोड़ा सा वीकर होगा और उसका वेवलेंथ बिगर होगा। अब आ जाते हैं मिथाइल पे। ये अब ऑक्सीजन से काफ़ी दूर चले गए। अब इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिर्फ कार्बन की वजह से चेंज हो रही है। हम अज्यूम कर लेते हैं दैट कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो इनके ऊपर ठीक ठाक एनर्जी है, इट इज पावरफुली शील्डेड। अब जब पावरफुली शील्डेड हैं तो यहाँ इस हाइड्रोजन पे या इस हाइड्रोजन पे ये आर आइडेंटिकल हैं, ये एक जैसे हैं, तो इन पे जो बी नॉट है दैट इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल होने की वजह से इसकी वॉबलिंग भी वेरी स्मॉल है और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो भी काफ़ी वीक है, तो उसकी वेवलेंथ डिफरेंट है। अब ये सारे के सारे रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो यहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हाई एनर्जी की रेडियो फ्रीक्वेंसी सो आर एफ हाई, तो यहाँ इसको अगर आपने रेजोनेंस करनी है तो आर एफ मीडियम, और अगर यहाँ इसको हमने रेजोनेंस करनी है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी विद लोअर एनर्जी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हमारे जो प्रोटॉन है दे विल प्रीसेस विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब आप अगर इसका एक ग्राफ ड्रा कर लें और ग्राफ में हम कहें कि इस साइड पे हम रख लेते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी, और इस साइड पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ आपके पास एक सिग्नल आएगा जो कि मेथल की वजह से होगा, आर एफ लो का जो सिग्नल है वो इस जगह पे आएगा, और CH2 का जो सिग्नल है वो मीडियम में आएगा, और जो OH का सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी एंड पे आ जाएगा। तो आपकी जो प्रोटॉन की जो पोजीशन है वो अब डिसाइड हो जाएगी ऑन दिस एक्सिस। तो ये जो पोजीशन इनकी आएगी इनको हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। तो आपका जो एक्स एक्सिस है दैट इज ए केमिकल शिफ्ट, इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं जिस तरह आपने रामन शिफ्ट पढ़ी थी। तो ये शिफ्ट किस वजह से आई है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से आई है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस वजह से वेरी कर रही है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, क्वेश्चन? No, sir. चले,
मैं इसको ज़रा कंटिन्यू रखूँगा इस टॉपिक को। अगर आप लोग बैठे हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन, लेकिन अगर आप चले जाते हैं तो आई विल रिकॉर्ड दिस लेक्चर। व्हाट डू यू थिंक, शुड आई कंटिन्यू और आप चाहते हैं कि आप इसको इंटरेक्टिव वे में इसको लिसन करना चाहते हैं? सर इंटरेक्टिव वे में सही होगा, क्योंकि फिर वो अटेंशन स्पैन सही रहता है, क्योंकि हमारी इसके बाद क्लास भी है इस वजह से। चले ठीक है, आई विल स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू। सर आप मंडे वाले लेक्चर की वीडियो अपलोड कर देंगे, वो रिवाइज करनी है। क्या चीज़? जो मंडे को लेक्चर हुआ था उसकी वीडियो अपलोड कर दीजिएगा काइंडली। ओके, उसकी वीडियो जो है ना वो उसमें एक दो इश्यूज हैं, वो बाद का मेरे पास जो सिस्टम है ना इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, तो वो कभी कभी उसकी जो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होती, तो वो मैं अभी उसको दोबारा रिकॉर्ड करके तो उसको अपलोड करता हूँ। चलिए सही है, थैंक यू इसका सर। इस टॉपिक का जो क्विज है वो हमें जो नेक्स्ट वीक में जो आखिरी क्लास होगी मंडे की, यानी 2 लेक्चर हो चुके हैं एनएमआर पे, और जब चौथा लेक्चर होगा नेक्स्ट जो वेडनेसडे है उस दिन हम इसका क्विज नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तो आप ये दोनों लेक्चर जो है इसको अच्छे तरीके से लिसन करिएगा। मैं इसको डाल दूंगा इस वीकेंड तक उस पे यूट्यूब पे, एंड देन सर अब हमारी खाली एक ही असाइनमेंट रह गई है ना?